नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और चर्चा करेंगे बंगाल के रण की। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार तेज हो गया है और बीजेपी के अलावा सत्तारूढ़ टीएमसी ने कमर कस ली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा और टीएमसी के बीच रण जारी है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के वर्धमान में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी की बौखलाहट हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। 5वां चरण के चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट पड़ेंगे। इसमें उत्तरी 24 परगना की 16, दार्जिलिंग की सभी 5, नादिया जिले की 8 सीट, पूर्वी बर्धमान की 8 सीट, जलपाईगुड़ी की सभी 7 और कालिम्पोंग की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। ये सीट है धूपगुड़ी, मायनागुड़ी, जलपाईगुड़ी, राजगंज, दबग्राम, फूलबाड़ी, मल जयपाईगुड़ी, एसटी, नागराकाटा, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, कोर्सियांग, मतीगरा, नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी, फांसीदेवा, शांतिपुर, रानाघाट, उत्तर पश्चिम, कृष्णागंज, रानाघाट, उत्तर पूर्वा, रानाघाट, दक्षिण चकदाहा, कल्याणी, हरिनघाटा, पनिहाटी, कमरहटी सहित तमाम ऐसे पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग की जानी है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5वें चरण की ये जो मतदान होगा ये 17 अप्रैल को होना है और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 चरणों में जो हमने देखा उसके बाद जो वोटिंग के परसेंटेज देखे हैं, कुछ सर्वे भी आए हैं, उस पर भी बातचीत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लगा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी टक्कर टीएमसी को दी है। लेकिन जब तक पूरी तरह से चुनाव संपन्न ना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन से क्षेत्र की जनता क्या चाह रही है, वहां से क्या निकल कर आएगा। कुल मिलाकर बात बस इसकी है कि बंगाल का जो रण है उसमें इस बार जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। चर्चा हम करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही टीएमसी का पक्ष रखने के लिए फरीद खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत सबसे पहले तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला सवाल मेरा सबसे पहले रहेगा चेतन जी आपसे, क्योंकि अब 4 चरणों के मतदान हो गए पश्चिम बंगाल में। 5वें चरण के लिए 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट पड़ना है। इस बार जो बदलाव थोड़ा थोड़ा हमने देखा बयानों के माध्यम से, मुद्दों को लेकर, और जो बड़ी बड़ी रैलियां देखी गई हैं, कहते हैं ना कि कुछ परिवर्तन दिखता है तो वो समझ में आता है। और बीच में कई सारे 4 चरणों के बाद कई लोगों से चर्चा हुई है तो लगा है कि थोड़ा सा इंपैक्ट अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर किया। लेकिन ममता का जो दावा है, दीदी का जो दावा है, वो कहीं भी हार नहीं मानती है। वो दिल्ली तक की बात कर रही है। उन्हें लगता है कि इस बार कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। जिस तरह से वो हमेशा काबिज होती आई है, इस बार भी जीत का जो सेहरा है वो टीएमसी के सिर बंधेगा। दीदी की जो बौखलाहट है, जो शब्द हैं, जो गालियां हैं, जो आम जन को भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे साफ स्पष्ट है कि परिणाम क्या है। जनता में अपना विश्वास खो चुकी है ममता दीदी, और यही कारण है कि जिस प्रकार से वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों के प्रति जनता को भड़काने का काम करें, जिस प्रकार से वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को अपमानित करने का निरंतर काम कर रही हैं, और तमाम संवैधानिक व्यवस्थाओं को जिस तरह से उन्होंने अपने निशाने पर लिया है, साफ संकेत है। हताशा और निराशा उनमें कूट कूट कर भरी है। कोई भी योद्धा जनता के बीच में थोड़ा ना कहता मैं चुनाव हार रहा हूँ। तो आपने भी देखा होगा, सब जो कहते हैं, यहाँ तो बाई इलेक्शन जब मध्य प्रदेश में हो रहे थे तो उन्होंने बाई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में शपथ लेने की घोषणा कर दी, सारे विधायक दल की बैठक बुला ली। तो ये तो सब इतनी हास्यास्पद स्थितियां आज की राजनीति की कि नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इस प्रकार के बयान है सब। तो मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट, इन सबके कुशासन से मुक्ति होना चाहती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपने आप को एक वैकल्पिक व्यवस्था और वैकल्पिक बेहतर सरकार के रूप में प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का जो जनादेश है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहां की जनता ने परिवर्तन का मन बहुत पहले से बना लिया था, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति में खूनी खेल जो पश्चिम बंगाल में निरंतर, चाहे कम्युनिस्टों की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस की हो, ये चला आ रहा था। वहां की जनता
व्यवस्था में बदलाव चाहती है, वहाँ की जनता स्वच्छ और निष्पक्ष प्रशासन चाहती है, वहाँ की जनता डेवलपमेंट चाहती है, वहाँ की जनता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के सबसे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलना चाहती है और विकास की कड़ियों से कड़ियों को जोड़ करके एक नए बंगाल की कल्पना करती है और नए बंगाल का निर्माण चाहती है। और मुझे लगता है कि जो अभी तक के अपेक्षित वोटिंग के परसेंटेज हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत उत्साहित करने वाले परसेंट है। और हमारे जो अपने पार्टी के सर्वे है, जो पार्टी ने इंटरनल जो लोगों को काम पर लगा के रखा है, बहुत सकारात्मक परिणाम अभी तक इस 4 चरणों के चुनाव में देखने को मिले हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि निसंदेह परिवर्तन होगा और परिवर्तन का जो क्रम है वो कहीं ना कहीं कमल के फूल पर आकर के रुकेगा और कमल के फूल के साथ निश्चित रूप से एक लोकप्रिय, एक जनप्रिय, एक ऐसी सरकार जिसमें जनता अपना भविष्य सुखद और समृद्ध और सुरक्षित देख सके, ऐसे भविष्य की कल्पना की सरकार भारतीय जनता पार्टी के वहां स्थापित होगी। चलिए, फरीद जी लगातार जुड़े हुए हैं। फरीद जी, भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं जीत के, ममता दीदी के जीत के अपने दावे हैं। मुख्य रूप से देखिए 4 चरणों का मतदान हो चुका है, वोटिंग के परसेंटेज देखे गए हैं और निश्चित तौर पर क्योंकि आप वहां हैं तो उन तमाम चीजों को महसूस भी कर रहे होंगे कि हवा किस ओर चल रही है। क्या लगता है ये 5वें चरण का जो मतदान होगा ये कितना महत्वपूर्ण होगा, किसके पक्ष में जाता दिख रहा है? 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है 6 जिलों की 45 सीटों पर। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि पिछले जो 4 चरण के जो चुनाव हुए हैं वो पूरे के पूरे हमारे पक्ष में ही गए हैं और हम मैं आपको बता रहे हैं 95 से लेकर 100 सीटें तक हमारे हिस्से में आ चुकी हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। और आने वाले जो 4 चरण बाकी हैं 48 सीटों की और जरूरत है, लेकिन हमको लगता है कि नहीं, हम पूरा जो हमारा आंकड़ा 200 और हमारा जो टारगेट है 200 क्रॉस जाने का हम जरूर करेंगे। रही बात भाई साहब जैसा बता रहे थे कॉन्फिडेंस, तो नेचुरली कॉन्फिडेंस सभी अपनी अपनी पार्टियों का दिखाते हैं ताकि अपने वर्कर आपके पास रहे, अपने वोटर्स आपके इधर उधर ना चले जाए। लेकिन बंगाल की जनता ने शुरू से ही फैसला कर लिया था और फैसला कर चुकी है कि वो ममता बनर्जी के साथ ही रहना चाहती है, टीएमसी के साथ ही रहना चाहती है। और ये भी जो 4 चरण के चुनाव हुए, 4थे चरण में जो आपने चुनाव देखा वो भाजपा की जो बंगाल के इलेक्शन को हथियाने की, छीनने की, हड़पने की जो भूख दिख रही है वो उससे साफ जाहिर होता है। जिस तरह से केंद्रीय बाहिनी का गोली चलाना और निहत्थे लोगों को जो वोट देने आ रहे थे उनको वोट देकर नहीं देने के लिए उन्हें डराने का जो काम किया है, उन्हें गोली मारी गई है। और निश्चित तौर पर जो भी गया है उसका तो हमें खेद है, दुखद है, घटना है, लेकिन बंगाल के लोगों ने भी इसको अच्छे सेंस में नहीं लिया है कि ये हम बंगाल में इलेक्शन कराने आए हैं या हिंदुस्तान पाकिस्तान या चाइना पे कब्जा करने आए हैं। तो बंगाल की जनता इसको अच्छी नजर से नहीं देख रही है और निश्चित तौर पर इसका फायदा हमें मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा फरीद जी, जिन 45 सीटों पर वोट पड़ेंगे, देखिए 4 चरणों में तो जितनी सीटों को कवर अप किया गया है वो एक अलग बात है, उन पे जो भी प्रत्याशी थे उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन इस चरण में जिन 45 सीटों की हम बात करें, कितनी महत्वपूर्ण है ये, और उससे पहले की भी यदि हम बात उठाकर देखें कितना फायदा टीएमसी को हुआ था, इनमें क्या कोई परिवर्तन होगा? देखिए 45 सीटों में कम से कम हम 38 सीटें तो हम दावे के तौर पर लेके जा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हमें सारे के सारे मिले, मगर उसमें 38 तो हमको मिलने का पूरा चांस है क्योंकि ये हमारा ही पूरा वोट बैंक रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को भले 18 सीटें मिली हो मगर वोटिंग परसेंटेज हमारा ही बढ़ा था, 3.48% बढ़ा था, घटा नहीं था। और ये विधानसभा इलेक्शन में हमने जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो काम किया है अम्फान के दौर में और ये जो कोविड के दौर में, हमने जो लोगों के घर पे फ्री में राशन पहुंचाने का काम किया है, हमने जो हेल्थ कार्ड दिया है, स्वास्थ्य साथी कार्ड, जो 5 लाख का जो हमने उनको गारंटी कार्ड दिया वो जो पहुंचाने का काम किया है। और हमने आने वाले दिनों में हमने लोगों से वादा किया है कि आप लोगों, अब आपको राशन की दुकानों में नहीं जाना पड़ेगा, राशन की दुकान खुद आपके घर आएगी। आपको जो हम फ्री में खाद्य देने का जो काम कर रहे हैं, और हमने तमाम जो स्कीमें सबूत साथी के जरिए जो बच्चियां जो स्कूल नहीं जाते थे, रास्ते में कोई प्रॉब्लम होते थे, हमने बच्चियों को जो साइकिल देने का काम किया है और आज 100% अटेंडेंस है। हमने खाद्य साथी जो फूड देने का काम किया है, हमने बच्चियों को जो शादियों में जो योगदान का जो काम किया है, हमने पुरोहित भत्ता देने का काम किया है, हमने इमाम मुअज्जिन को देने का काम किया। तो हमने तमाम जो हमारी योजनाएं हमने जो उन पर काम किया है,
तो निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि ये जनता हमारे साथ है, हमारे साथ ही रहेगी। वो नहीं चाहती है कि तो ये भाजपा यहाँ पर आके जिस तरह की गुंडागिरी, मारामारी, मर्डर जिस तरह के हो रहे हैं, बंगाल की जनता इसे कतई पसंद नहीं करती है और वो आने वाले चार फेज में इसका भरपूर जवाब देने का काम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। और इस वक्त आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या लगता है जिस तरीके से अब 5वें चरण का मतदान होना है, 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, 4 चरणों को अब हम एक तरफ रखें, ये चरण कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? और जिन 45 सीटों का जिक्र हो रहा है, कितनी महत्वपूर्ण है वो टीएमसी के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी पैठ बना पाएगी वहां उतना? राखी, निश्चित तौर पे जैसे चौथा चरण का मतदान होता है और उसमें हिंसापूर्ण वो मतदान होता है, निश्चित तौर पे अब चुनाव आयोग का भी बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो किस प्रकार से 5वें चरण को शांतिपूर्वक करवा सके। और इसी क्रम में चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है कि चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा सभी पार्टियों के लिए। लेकिन अभी मेरे जो प्रवक्ता बोल रहे थे, टीएमसी के प्रवक्ता, कि हमने ये कार्य किया, हमने महिलाओं के लिए किया, हमने नौजवानों के लिए किया, सभी के लिए किया। तो वो जो हिंसा हुई, उस हिंसा से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आता है कि केंद्रीय बल का घेराव करें, और उसके 2 दिन बाद ये हिंसा होती है। तो क्या इस प्रकार से बयानबाजी करना ठीक है? क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ में पहुंच चुका है पूरी प्रक्रिया। केंद्रीय बल इसलिए वहां पर डटा हुआ है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। हाँ जी राखी। चलिए, मुझे लगता है एक सवाल मैं चेतन जी से करूं, लेकिन यहाँ पर फरीद जी, क्योंकि एक बात उन्होंने क्रॉस और टॉस आप ही के लिए करी है कि इस तरह की बयानबाजी हुई और वाकई में देखिए चौथे चरण का जो मतदान हुआ, 4 लोगों की मौत हुई थी, हिंसक झड़प हुई थी। और देखिए होता है, लेकिन इस तरीके से कि लोगों की जान ही चली जाए, इतनी नफरत, और या फिर ये कहें कि जो जीत है या विजय पाने के लिए क्या किसी की जान ले ली जाएगी? क्या वोट डालने से रोका जाएगा? क्या बूथ कैप्चरिंग का प्रयास किया जाएगा? तमाम बातें थी। देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे थे, कौन सही कौन गलत ये चुनाव आयोग देख रहा है, जिनकी रिपोर्ट गई है वो पूरी जांच दल तमाम चीजों को देखेगा, पर ये गलत है। फरीद जी। इसीलिए तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। और इसीलिए हम बता रहे हैं कि किसने क्या देखा मैं नहीं जानता, किसका क्या अनुमान है अपना, लेकिन ये भाजपा की बेचैनी ही है जो समझ में आ रही है। जो मुझे बहुत दुख है कि सीआरपीएफ भी इस तरह के काम कर रही है, और मुझे यकीन नहीं होता है कि ये सीआरपीएफ के लोग हैं। मुझे लगता है इनके बीच में भाजपा और आरएसएस के लोग यूनिफॉर्म पहनकर घुस गए हैं। अदरवाइज जो हमारे वोटर थे, आज जो 4 लोग मरे हैं वो तो मुस्लिम थे। हम तो जैसे भाजपा भी बोलती है, और हमें तो पूरा यकीन है कि हमारे ही वोटर थे, मगर उनमें तो किसी की छाप नहीं लगी हुई थी, तो वो क्यों मारा जाएगा? आज जो हमारी केंद्रीय वाहिनी होती है इतनी एक्सपर्ट होती है कि अगर कोई टेररिस्ट हमला भी हो, जब तक आपकी जान नहीं जा रही है, अगर गोली चलाने का कोई सिस्टम भी होगा तो कमर के नीचे गोली चलाई जाती है। क्यों डायरेक्ट सीने पे गोली चलाई गई? ये बंगाल ये जाना चाहता है। लेकिन बात यही है कि भाजपा की जो बेचैनी है, भाजपा, मैं तो शुरू से कहता चला रहा हूँ कि भाजपा जितनी भी केंद्रीय संस्थाएं हैं सबको साथ लेकर अपने साथ मिलाकर चलने का काम कर रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो। इसीलिए आपने देखिए इतनी जल्दी में ही हमारे गृह मंत्री जी ने भी वो केंद्रीय वाहिनी को क्लीन चिट दे दी। यानी इंसान की जिंदगी की बंगाल में कोई कीमत नहीं है। अरे अगर आपको केंद्रीय वाहिनी को इस तरह से इस्तेमाल करना था तो आप पाकिस्तान पे इस्तेमाल करते, तो आज पूरा पाकिस्तान हमारी हिरासत, हमारे अंडर में होता। आज चाइना पे इस्तेमाल करते तो आधा चाइना हमने कैप्चर करके रख लिया होता। आप चाइना को लाल आंखें नहीं दिखाते हैं, आप पाकिस्तान को लाल नहीं दिखाते हैं, आप बंगाल की जनता को वो लाल आंखें और वो केंद्रीय वाहिनी दिखा के डरा के, बल्कि डरा के नहीं, आप तो पूरा कब्जा करके उनकी मौत करवा के, उनको गोली करवा के उनको कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पर बंगाल की जनता एक अलग सोच रखती है। बंगाल की बुद्धिजीवी जनता है और उसने अपना मन बना लिया है कि अब तो जो 2-4 सीटें इन्हें मिली भी होंगी, मगर अब इनको एक भी सीट नहीं देगी। ठीक है, चेतन जी अपनी बात रखिएगा। चेतन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आपको? हाँ चेतन जी बोलिए। हाँ, जिस प्रकार से बंगाल में जो चुनाव में हमने हिंसा देखी, वो बात बिल्कुल फरीद जी सच कह रहे हैं कि वो मूल बांग्लादेशी या मूल भारतीय या मूल पाकिस्तानी, इसका निर्णय हम यहाँ पर बैठ करके नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर है
जो पश्चिम बंगाल की शांतिप्रिय जनता जो रविन्द्रनाथ टैगोर के दशा व दिशाओं पर चलती है वो तो नहीं थी। आप कह रहे हैं कि सीआरपीएफ कोई भी पुलिस फोर्स कमर के नीचे वार करता है। आप सीआरपीएफ की गर्दन काट लो, आप सीआरपीएफ की जीप काट लो, आप सीआरपीएफ के चेहरे फाड़ दो, सीआईएसएफ के जवानों के हथियार छीन लो और पीठ के पीछे का एक टुकड़ा काट करके निकाल लो और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। माफ करना दोस्त, ये वो सरकार नहीं जो हाथों में चूड़ियां पहन करके बैठे, जो मेरे देश के किसी भी सैन्य का या देश के किसी भी नागरिक का कोई अंग भंग करे और हमारा केंद्र आंख मूंद करके ये सारा नाटक देके। माफ करना, ऐसी सरकार नहीं है। ये ऐसी सरकार है कि बात का जवाब बात से और गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा। और इसलिए ये आप कहना बंद करिए कि सीआईएसएफ और केंद्रीय एजेंसियां ये क्यों नहीं कहते कि आप चुनाव हार चुके हो, इसलिए आपने साफ तौर पर स्वीकार कर लिया कि चाहे केंद्र की ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो। अरे मतदान तो मतदाता करता है, अगर लोग आपके साथ होते तो आपको वोट मिलते। टीएमसी मतलब 30% कमीशन इनके कार्यकर्ता जो दलाली करते हैं सारे ब्लॉक पर। ये मैं नहीं कह रहा, वहां के लोगों का वर्जन है। सारे न्यूज चैनलों ने सारी बातों को कवरेज करके दिखाया है। ये भाजपा का बॉर्डर नहीं है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी 2 साल से वहां पर है, 2 साल में 200 बार उन पर हमले किए जाते हैं। हमने मध्य प्रदेश में तो कहीं इस तरह का हमला नहीं देखा, हमने गुजरात में से हमला नहीं देखा, हमने महाराष्ट्र में हमला नहीं देखा। आखिर क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की घटनाएं शासन के दिशा निर्देशन में होती है? अभी तो वहां बहुत सारी राशि जी परतें खुलनी है। जो मेरे मित्र कह रहे हैं ना, वोट बैंक, अच्छे अच्छे लोगों के वोट बैंक इस भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक भी तोड़े और भ्रम भी तोड़े हैं। और निश्चित रूप से जिन मुस्लिम बंधुओं को तुम कह रहे हो कि तुम्हारे हैं, वो देखना वो भाजपा के, यही तो अंदरूनी चोट है, यही अंदरूनी विचार है भाजपा का, जो घर की सेना में जाकर के मार करता है। लोग राष्ट्रवाद के साथ हैं, लोग बांग्ला के साथ हैं, लोग देश के साथ हैं। लोग आपके जैसे विभाजनकारी, आपके जैसे हिंसा की जो घटनाएं उसमें लिप्त जो लोग हैं, उन लोगों के साथ कदापि खड़े नहीं है। जितनी योजनाओं की आप बात कर रहे थे, अगर इतनी योजनाओं पर अगर ममता दीदी काम कर देती तो आज ममता दीदी को पश्चिम बंगाल में कोई नहीं आ रहा था। क्या कारण था? आपने किसानों की सम्मान राशि नहीं लेने दी, क्या कारण था? आपने वहां पर जिन ब्लॉकों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना दी उसको आपने लागू नहीं होने दिया। केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं को आपने अपने यहाँ से लागू नहीं होने दिया, क्योंकि गरीब जनता को उसका फायदा मिलेगा तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को उसका नुकसान होगा। आप नफे और नुकसान के आधार पर प्रशासन शासन चलाते हो। आप बांग्लादेश की बात करते हो, लेकिन उसी पश्चिम बंगाल में रहने के बाद आप मेरे बंगाली भाइयों को भूल जाते। वे किसी भी जात, धर्म, पंथ और मजहब के हैं, वो मेरे अपने भाई हैं, वे मेरे हिंदुस्तानी भाई हैं। अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मेरे इस हिंदुस्तान मादरे वतन में जिसने जन्म लिया है उसके हित की बात करूंगा। आप लोगों की सोच कहां चली जाती है? आप लोग किस विचारधारा के साथ काम करते हैं? जो मूल पश्चिम बंगाल का आदमी है वो धक्के खा रहा है, वो शासन प्रशासन के आगे न्याय की गुहार करता है। 4 लोगों के साथ 5वां नाम आप जोड़ देते। किस तरह से विभत्स हत्या की गई है आपके लोगों के द्वारा? क्या तृणमूल कांग्रेस का कैडर बेस्ड कार्यकर्ता ये सीख करके इसी प्रकार की हिंसा की राजनीति को लेकर के इस देश में एक नए प्रकार की राजनीति का अखाड़ा बनने की कोशिश कर रहा है? आप मान करके चलिए, ये जनता है, ये जनता सब जानती है, ये जनता बहुत अच्छे से जानती है कि 10 साल में कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस का और टीएमसी और कम्युनिस्ट का जो शासन रहा है, केवल और केवल भाई भतीजावाद। और अब तुम आप मेरे पे क्यों आरोप लगा रहे हो? आपके रणनीति का प्रशांत किशोर ने सारी बातें बहुत सच्चाई के साथ सब स्वीकार कर लिया है। हर चैनल ने दिखाया है, हर स्क्रीन फूट करके कह रही है कि बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। अब आपको अगर उससे नहीं समझ में आता तो मैं क्या करूं? पश्चिम बंगाल की जनता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अपना गठबंधन चाहती है और कमल की फूल की छतरी के नीचे अपना भविष्य सजोरना और संवारना चाहती है। बिल्कुल चेतन जी, प्रशांत किशोर की बातें बाद में भी आई थी। उन्होंने फिर बाद में ये भी कहा है कि जहां पर मैंने भारतीय जनता पार्टी की सराहना की, बस उतना चला दिया और पूरा चलाते तो एक्चुअल में पता चलता कि जीत किसकी हो रही है। ये बातें भी उन्होंने बाद में बोली। हम तो कहने नहीं गए, हमारे किसी कार्यकर्ता ने तो नहीं कहा ना। अगर आपने इस तरह की बातें कही है तो ये मीडिया में लीक भी आपके माध्यम से कहीं ना कहीं हुई होगी। अगर प्रशांत किशोर जी अगर इतनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चलवा देते ना। आप हमसे क्यों कह रहे हो? मीडिया हमारे घर से चलता है क्या? आप भी एक स्वतंत्र पत्रकार है, आपका चैनल भी स्वतंत्र पत्रकार है। आप बताइए क्या मध्य प्रदेश में सरकार के इशारे से चल रहा है मीडिया?
सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और मीडिया पे देखिए सवाल कभी ना पहले लोगों ने बहुत उठाए हैं, लेकिन उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बात आती है, देखिए ये आई थी कि प्रशांत किशोर ने बहुत सराहना की है, बहुत कहा है, तो फिर ये बात भी मीडिया में ही आई है और ये बात भी हम तक पहुंची थी कि बाद में वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो दोनों पक्ष आते हैं और दोनों पक्ष आप तक पहुंचाए जाते हैं कि कौन सही कौन गलत। बहरहाल ये अब चर्चा का विषय नहीं है, जिसको जो कहना है कहिए। सबसे बड़ी यदि कोई है तो वो जनता, और उन्हें तय करना है कि आखिरकार उन्हें किसे चुनना है। दीपक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जिस तरीके से कई सारी आज रैलियां भी हुई हैं और 5वें चरण के लिए बहुत दमखम दिखाया है, चाहे पीएम मोदी तो बहुत पहले से लगे हुए थे, अमित शाह की बात करें, ममता दीदी भी अपनी व्हील चेयर के साथ लगातार जितना वो कर पा रही हैं उतना वो कर रही हैं। तो आज की रैलियां जो हुई हैं, क्या उनसे निकल कर आया, क्या माहौल दिखा? राखी, अगर रैलियों की बात की जाए तो चूंकि दोनों ही पार्टियों ने 5वें चरण के लिए पूरी दमखम लगा दिया है, लेकिन आश्चर्यजनक आज बात एक सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 14 तारीख को अब राहुल गांधी भी इस चुनावी महासंग्राम में कूदेंगे और 92 सीटों के लिए लगातार प्रचार करेंगे। अगर बात की जाए आज, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्धमान जिले में एक रैली की, उसके बाद नादिया गए और तत्पश्चात परगना जिला, उत्तर परगना जिले में भी उन्होंने रैली की। अमित शाह भी ताबड़तोड़ रोड शो कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी व्हील चेयर में बैठकर भी लगातार रैलियां कर रही हैं। दोनों ही पार्टियां दमखम दिखा रही हैं, दोनों ही पार्टियों में भीड़ आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो भीड़ है वो वोट बैंक में किस प्रकार से कन्वर्ट होगी, वो तो 2 मई को ही पता चलेगा फिलहाल। लेकिन टक्करी बराबर की चल रही है। और एक बात और बोलना चाहूंगा कि राजनीतिक स्तर पश्चिम बंगाल में जिस हिसाब से नीचे गिरता जा रहा है वो संविधान के लिए अच्छा नहीं है, चुनावी आगे जो चुनाव होंगे उसके लिए अच्छा नहीं है। अभी आपको मैं बता दूं, अभी हमारे टीएमसी के भाई भी हैं साथ में, उनसे आप जरूर पूछिएगा। एक वीडियो स्वदेश ने चलाया था जिसमें वी शिवदासन दासू, जो कि इनके प्रदेश सचिव भी हैं टीएमसी के, उन्होंने एक अपशब्द जिसको हम कहने में भी टीवी में थोड़ा सा हिचकते हैं, उन्होंने कहा नरोत्तम मिश्रा और अमित शाह हिजड़े हैं और हिजड़ों का सरदार नरेंद्र मोदी हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना एक प्रधानमंत्री के लिए मेरी समझ में ये बेहद असभ्यनीय है, अमर्यादित है। मुझे लगता है कि इन शब्दों का इस्तेमाल मैं तो यहाँ शायद ना ही करूं, लेकिन हाँ, फरीद खान जी टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं, वो जुड़े हैं, मुझे लगता है वही इसका जवाब दे पाएंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी का सवाल आपने सुना ही होगा, जो बात उन्होंने रखी है। देखिए, मैं फरीद जी चाहूंगी आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, लेकिन एक अपील भी तमाम लोगों से करूंगी कि देखिए राजनीति का जो स्तर है वो हमने बहुत गिरता हुआ देखा है, लेकिन फिर भी जो एक संवैधानिक पद पर है कम से कम उनका सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी एक विचारधारा को से संबंधित हो। फरीद जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं इससे को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये किसने कहा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब भाई साहब कह रहे हैं, यहाँ के पत्रकार है, किसी न किसी ने कहा होगा शायद। आपके टीएमसी के सचिव बता रहे हैं वो, दीपक जी। नहीं, क्या नाम बताया उन्होंने? बताइए। दीपक जी। शिवदासन दासू, शिवदासन दासू, प्रदेश सचिव टीएमसी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी साहब उन्होंने। ठीक है, अगर होगा तो मैं उसको मैं देखूंगा। हिजड़े शब्द का इस्तेमाल करना मैं नहीं कहना चाहता। बिल्कुल सही बात है, मैं इसको जरूर देखूंगा। अगर इस तरह के किसी ने भी अपशब्द प्रयोग किए हैं तो हमारी पार्टी इतनी पार्टी है कि हम उसमें कोई गलत बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, आप खुद देखिए कि आप जो बात बता रहे हैं, आपके योगी जी जो एक संत है, महंत है, वो जो भगवाधारी इंसान जिस अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, एक ANI वाले उनसे इंटरव्यू मांग रहे हैं, तो जिस मैं भी वो भाषा का प्रयोग यहाँ नहीं करना चाहूंगा, कर रहे हैं, तो देखिए राजनीति किस स्तर पर चली जा रही है। अगर संत महंत लोग इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरली उस समाज पर उस पर असर पड़ता है और आम लोग भी इस भाषा का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करूंगा, इस तरह की कोई भी भाषा का इस्तेमाल ना हो, और ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, हमारे पहले भाई साहब जो बता रहे थे कि बंगाल में जिस तरह की गुंडागिरी सब कुछ हो रही है, तो मैं उनको याद दिला दूं कि 2-3 साल पहले उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी के राज में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को किस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घेर कर उन्हें मारा था, किस तरह से मारा था आप लोगों ने सभी ने देखा हुआ है। रही बात मथुआ समुदाय की कर रहे थे, तो मथुआ समुदाय को जो उकसाने का काम बंगाल में आके जो लोग कर रहे हैं कि वो यहाँ के नागरिक नहीं, उनको CAA देंगे, NRC देंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मथुआ समुदाय का एक इंसान को आपने टिकट दिया,
आपने उसको एमपी बनाया, आज वो आपका एमपी है, पार्लियामेंट में बैठता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, क्या हमारे देश में कोई भी बाहरी आदमी आकर पार्लियामेंट में बैठ सकता है, मेंबर बन सकता है? नहीं ना। तो आपने उसको मेंबर क्यों बनाया? तो अगर आप बोलते हैं आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, फिर आप उसी को टिकट देकर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं, तो ये कहाँ की बात है? तो दरअसल ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आपने एक चीज और देखी होगी, लॉकेट चटर्जी चौथे फेज में जो इलेक्शन हो रहा था, उन्होंने बोला महिलाओं ने मुझे घेर के मारा, बाहर से आए मुझे लोगों ने घेर के मारा, फिर आपने मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। आपने एक वीडियो ये भी देखा होगा कि पुलिस उनका बचाव कर रही है, उनकी गाड़ी वहां खड़ी हुई है, अचानक अंदर से शीशा बाहर टूट के गिरता है, उनकी गाड़ी में कौन बैठा हुआ था? दरअसल ये लोग सिर्फ नौटंकी करना जानते हैं, लोगों की सिंपैथी लेने के लिए किसी हद तक भी गुजर जाते हैं। लॉकेट चटर्जी ने अपनी गाड़ी का शीशा अपने हाथों से अंदर से खुद तोड़ा। देखिए क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी निकलेंगी, बहुत सारी बातें हमने भी देखी सुनी हैं। देखिए फिलहाल तो समय की सीमा है, तो आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 5वें चरण के लिए मतदान होना है, 17 अप्रैल को वोटिंग होगी, 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि देश भर की निगाहें पश्चिम बंगाल के चुनाव पर हैं। दूसरे जो विधानसभा चुनाव हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर इसलिए सबकी निगाहें हैं क्योंकि टीएमसी का गढ़ माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपनी पैठ वहां बनाए हुए है शुरू से अभी तक और लगातार, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्या कुछ परिवर्तन लाएगी, क्या होगा, क्या है बंगाल की जनता के दिल में, ये तो 2 मई को पता चलेगा। और पल पल की अपडेट स्वदेश न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।